बस भैया ठीक। Hi guys, today I am going to teach you the Russian Revolution, the very important revolution, Russian Revolution. Earlier you have studied about the French Revolution. What are the consequences of the French Revolution? I have told you the consequences for each and every democratic country got something from the French Revolution. ठीक, कोई ऐसा देश ही नहीं है जो डेमोक्रेटिक कंट्री हो और फ्रांस का रेडी ना हो। निश्चित रूप से फ्रांस का रेडी है, मतलब और फ्रांस की ही तर्ज पे मैक्सिमम कंट्रीज बिकम द डेमोक्रेटिक कंट्रीज फ्रॉम द डिक्टेटरशिप, फ्रॉम द मोनार्च, एब्सोल्यूट मोनार्च, अरिस्टोक्रेसी, जितने भी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैं दे हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू द डेमोक्रेटिक कंट्री। तो हाउ इफ दे आर कन्वर्टेड इनटू द डेमोक्रेटिक कंट्री, व्हाट प्रॉब्लम दे आर फेसिंग, किस तरह की प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया। जस्ट वी कैन सी द इन द रशियन रेवोल्यूशन कि रशियन रेवोल्यूशन में क्या हुआ। वहां पे तो दे दिया इक्वलिटी दे दिया, और इक्वलिटी में क्या कहा, ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द पीपल इज ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। देश का प्रत्येक नागरिक कानून की निगाह में बराबर है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो सेज दैट there is no discrimination on the basis of gender, caste and religion. But really you are seeing in the society? No, you are not seeing in the society. The society of the Russia was also divided just like the society of the France. France की तरह वहाँ भी सोसाइटी डिवाइड थी, लेकिन वहाँ पे जो सोसाइटी डिवाइड थी वहाँ पे दो चीज़ था सोसाइटी में। उस सोसाइटी में सारी चीज़ें नहीं, क्लर्जी और नोबल्टी वर सेम। जो तीसरी वाली थी उसमें दो भाग में बटा हुआ था। एक में था कैपिटलिस्ट, पूंजीपति जिसको आप कहते हैं, एक में कैपिटलिस्ट था और एक में था वर्कर्स। ये सोसाइटी में डिवीजन था। मेन डिवीजन का कारण ये था। तो अब यहीं पे इक्वलिटी की बात थी कि ऑल द लैंड, ऑल द वेल्थ आर कंसंट्रेटेड एमंग द फ्यू पीपल्स। जो लैंड है, जो वेल्थ है, जो प्रॉपर्टी है, वो किस में कंसंट्रेटेड थी, वो पूरी की पूरी कंसंट्रेटेड थी, कुछ लोगों के बीच में कंसंट्रेटेड थी। और उन लोगों को क्या कहा जाता था, कैपिटलिस्ट कहा जाता था, या पूंजीपति कहा जाता था, या इंडस्ट्रियलिस्ट कहा जाता था, कुछ भी इनका नाम दे सकते हैं आप। तो इसको जो वेल्थ एक जगह पे कंसंट्रेटेड है, इस वेल्थ को निकाल करके हम कैसे समाज तक लाएंगे, समाज के हर व्यक्ति में बराबरी कैसे लाएंगे, इसी को इसमें दिखाया गया है। इसीलिए इसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप। सोशलिज्म का मतलब होता है सोशलिज्म, ये बना है सोशल से, ये सोशल से बना है। सोशलिज्म का मतलब हुआ वेल्थ शुड बी जनरेटेड इक्वली एमंग ऑल द पीपल। इसमें होता है सोशलिज्म में, ये होता क्या है, wealth should be equally among all the people। यही सोशलिज्म में होता है कि जो संपदा है, जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी एक लोगों में या कुछ लोगों के समूह में कंसंट्रेटेड ना हो करके वो सारे लोगों के बीच में हो। और रसिया की यही बड़ी प्रॉब्लम थी। रसिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि, और इसी को खत्म करने के लिए जो टू आइडियोलॉजीज वहां पे आई, टू आइडियोलॉजीज नहीं, 3 आइडियोलॉजीज आई। और 3 आइडियोलॉजीज में वो 3 आइडियोलॉजीज थी, क्या क्या थी वो 3 आइडियोलॉजीज, लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव। लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव्स, ये 3 आइडियोलॉजी थी। तो ये 3 आइडियोलॉजी कौन थी, रेडिकल और लिबरल। क्या होता था, लिबरल का मतलब होता है बेटा फ्री। लिबरल का मतलब होता है, लिबरल इज ए लैटिन वर्ड मीनिंग फ्री, मतलब कि इसमें क्या चाहता है, फ्री शब्द। लिबरलिज्म वांट टू चेंज इन द सोसाइटी मीन्स दे वांट टू द फ्री शब्द,
फ्रीशिप इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल एरेना, सोशल एरेना एंड इकोनॉमिक एरेना। तीनों में ये फ्रीशिप चाहते थे कि पॉलिटिकल एरेना में ये था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पावर है, जो राजा है, उसमें पॉलिटिकल में इनका इंटरफेरेंस होना चाहिए। ये भी राजा के मंत्रिमंडल में शामिल होने, मतलब राइट टू वोट से ले करके टू बिकम द रूलर तक की ये चाहते थे। और दूसरा सोशली चाहते थे कि देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, थर्ड स्टेट फर्स्ट और सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट में किसी क्लर्जी, नोबल्टी और थर्ड स्टेट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और तीसरा ये इकोनॉमिकली चाहते थे कि ट्रेडिंग का राइट वो सबको मिलता रहे, ट्रेडिंग का राइट या इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट की राइट, और या जो पूंजीपतियों का धन संपदा है वो केवल एक लोगों के पास नहीं रहना चाहिए बल्कि सबके पास होना चाहिए। रेडिकल क्या होते थे? ये रेडिकल देखिए, ये लिबरलिज्म जो है ये ऐसा चाहते थे। रेडिकल इसी चीज को फोर्सली आई हैव राइट, वो ये कहते थे आई हैव राइट, इसी के लिए वो क्रांति तक कर देते थे, खून खराबे पर उतर आते थे। रेडिकल के लोग ये होते थे। और कंजर्वेटिव्स क्या होते थे? कंजर्वेटिव डू नॉट वांट टू चेंज। कंजर्वेटिव वो होते थे, वो वही पुराने राजा महाराजा जिनको आप एब्सोल्यूट मोनार्च बोल रहे हो, डिक्टेटर बोल रहे हो, वो उसके जो सपोर्टर होते थे उनको कंजर्वेटिव्स कहा जाता था। कॉमन सी बात है कि तीनों आइडियोलॉजी, ये दोनों तो कमोबेश मिलती भी हैं, एक दूसरे से थोड़ा सा सिमिलर भी हैं, बट ये कंजर्वेटिव्स तो एकदम इसके अपोजिट है। अगर ये दोनों इधर जा रही हैं तो ये इसके नीचे आ रहा। तो तीन आइडियोलॉजी जब डेवलप हो गई तो तीनों आइडियोलॉजी के बाद इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आई वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज में आई। कि वैसे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट रसिया में बहुत बाद में हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट बहुत बाद में हुआ, लेकिन जो लाइफ ऑफ द वर्कर्स थी, देयर वर टू पार्ट, ओनर एंड वर्कर, ठीक है, मालिक और वर्कर्स। द लाइफ ऑफ वर्कर्स वाज द वेरी वेरी डेंजरस एंड पुअर, बहुत खतरनाक थी, एकदम मतलब घिरी हुई स्थिति में थी। द वेजेस वर वेरी लो, द वर्किंग आवर्स वर वेरी हाई, ठीक है। देयर फैसिलिटी, देयर प्रिविलेजेस आर द जीरो, उनकी सुविधाएं, सुख सुविधा कुछ नहीं। जो पैदा होता था, द प्रोडक्शन जो होता था, ओनर ऑफ द ऑल द प्रोडक्शन वाज ओनली द कैपिटलिस्ट, वही कैपिटलिस्ट ओनर होता था। और धीरे धीरे इनकी स्थिति गिरती चली जाती थी। ये जैसे लगता था कि ऐसी बस्तियों में रहते थे कि जहां पानी की सुविधा नहीं, जहां खाने की सुविधा नहीं, ऐसी स्थिति में रहते थे। ऐसी स्थिति में उभर करके एक जो है आता है कमिंग सोशलिज्म इन यूरोप, जिसमें एक व्यक्ति का नाम आता है रॉबर्ट ओवन, जो सोशलिज्म का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, हु इज फादर ऑफ सोशलिज्म, हु इज फादर ऑफ सोशलिज्म? तो द फादर ऑफ सोशलिज्म इज रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन ये जो है इसका टाइम पीरियड था 1771 से 1858 के, ये जो है ये यूएसए का था। और इसने जो है रॉबर्ट ओवन ने समाजवाद का नाम लिया। और उसके बाद आ जाता है सबसे मेन व्यक्ति जो आता है वो आता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स आ जाता है। इसका टाइम पीरियड था 1818 से लेकर के 1883 तक। और कार्ल मार्क्स के साथ फ्रेडरिक एंजल्स ये 1820 टू 95। ये कार्ल मार्क्स जो था, कार्ल मार्क्स वैसे एक घड़ीसाज का लड़का था, लेकिन ये कार्ल मार्क्स का मित्र था फ्रेडरिक एंजल्स। यद्यपि ये भी पूंजीपति था, ध्यान देने की बात यह है कि ये भी कैपिटलिस्ट था फ्रेडरिक एंजल, बट ही वाज बोथ वर द क्लोज फ्रेंड्स। कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिखी है जिस बुक का नाम है दास कैपिटल, और वही दास कैपिटल जो है रूसी क्रांति की जड़ है। रूसी क्रांति की जड़, या यूं कहिए कि जिन देशों में ऐसी क्रांतियां हुई हैं जहां पे मजदूर वर्ग
और जो है मालिक वर्ग में संघर्ष हुआ है, उन सब का जो जड़ है वो कार्ल मार्क्स ही रहा है। कार्ल मार्क्स की एक स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट आप ध्यान से सुनिए तो आप उस पर देखेंगे तो पूरी फ्रांस की क्रांति इसी पे आधारित है, सॉरी रसिया की क्रांति इसी पे आधारित है। कार्ल मार्क्स कहता है कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है और पाने के लिए संसार भरा पड़ा है। बड़ी क्रांतिकारी विचारधारा है उसकी। वो कहता है कि ये मजदूरों तुम्हारे पास कुछ नहीं है, यू हैव ए वेरी लो वेजेस, योर लाइफ इज ए वेरी वेरी पुअर, आप एकदम खतरनाक से खतरनाक जीवन जी रहे हैं, खोने के लिए आपके पास अब क्या बचा है, मृत्यु के अलावा और कुछ बचा नहीं है आपके पास, बट पाने के लिए संसार भरा पड़ा है। मतलब अटैक टू द, किसके ऊपर अटैक कर दीजिए, कैपिटलिस्ट के ऊपर, पूंजीपतियों के ऊपर अटैक कर दीजिए। उनके कारखानों में जो भी कुछ पैदा हो रहा है वो आपकी मेहनत का नतीजा है, आप उनके ऊपर अटैक कर दीजिए और उसको छीन लीजिए और छीन करके डिस्ट्रीब्यूट इक्वली एमंग ऑल द वर्कर्स, जितने वर्कर्स हैं उसको उसमें बांट दीजिए। और इसमें इसका मित्र फ्रेडरिक एंजल्स जो है वो भी इसका बहुत साथ देता है और यही जो है सोशलिज्म का सपोर्टर रहा, ठीक है। और ये सोशलिज्म वहां पे जब आता है रशियन रेवोल्यूशन, यहाँ पे जो रूलिंग थी वो रूलिंग थी जार निकोलस सेकंड की, जार निकोलस सेकंड की रूलिंग थी और ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी, ठीक है, और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, ठीक है। In the 1914, Tsar Nicholas II ruled the Russia and its empire. Beside the territory around the Moscow, the Russian Empire included the current day the Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, part of Poland, Ukraine, Belarus, ये सब इसके पार्ट थे 1914 में, ठीक है। और what was the base of the economy and the society? Base of the economy and society. The base of the economy of Russia was totally dependent on the agriculture. रसिया का इकोनॉमी का बेस जो था वो एग्रीकल्चर था और वो क्या करते थे, मैक्सिमम फूड प्रोडक्शन करते थे, मैक्सिमम फूड प्रोडक्शन करते फूड ग्रेन्स जो है का प्रोडक्शन करते थे और उसको सेल कर करके अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाए हुए थे। और सोसाइटी कैसी थी, जस्ट मैंने आपको बता दिया कि सोसाइटी वाज जस्ट डिवाइडेड, जस्ट लाइक फ्रांस की तरह डिवाइडेड थी। बस यहाँ पे थर्ड स्टेट में था वर्कर और कैपिटलिस्ट था, वर्कर और कैपिटलिस्ट था और उसी के बीच में संघर्ष था। फैक्ट्रीज यहाँ पे बहुत बाद में हुई हैं, फैक्ट्रीज बहुत बाद में हुई हैं। जब रसिया में सोशलिज्म आया है तो ये टर्बुलेंट टाइम आई है, टर्बुलेंट टाइम मतलब ये खतरनाक समय वहाँ पे आया है। और ये जो है यहाँ भी कौन से लोग थे, वही जो मिडिल क्लास के पीपल वहाँ पे रेवोल्यूशन किए थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन में वही मिडिल क्लास के पीपल यही हुए थे। और यहाँ पे क्या हुआ, सोशल चेंज हुआ। सोशल चेंज में देखिए एक नाम दिया हुआ जद्दिस्ट। जद्दिस्ट का मतलब हुआ कि द मुस्लिम्स हु वर मॉडर्नाइज, वो मुस्लिम जो मॉडर्नाइज हो गए, जो उनके कुरान में लिखा है, जो उनकी उसमें लिखा है, उसकी जगह पे वो नई विचारधाराओं को करने लगे। और उस नई विचारधाराओं से करते इन लोगों ने अपने जो बेजेस थे उस बेजेस को किस पे तय किया, प्रोडक्शन पे तय किया कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके हिसाब से हमारे बेजेस तय किए जाए। ऐसा नहीं कि जैसा कैपिटलिस्ट कह दिया कि 10 रुपये पर डे के हिसाब से काम देना, तो रियल वेजेस उन्होंने तय किया। और लास्टली जो है रियल वेजेस तंग करने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग का नाम तक नाम चेक कर दिया। और ड्यूरिंग द 1905 द रेवोल्यूशन द जार अलाउड टू द सर्टेन एंड द इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूटिव पार्लियामेंट ड्यूमा, जार ने ड्यूमा बनाई, 2 बार ड्यूमा बनाई, 3 बार ड्यूमा, जार ने 3 बार ड्यूमा बनाई। ड्यूमा मीन्स पार्लियामेंट, द नेम ऑफ द रशियन पार्लियामेंट वाज द ड्यूमा। ड्यूमा को 2 बार उसने अपदस्थ किया, तीसरी बार की ड्यूमा जब चली तब उसने चली। और फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, ये दूसरी ड्यूमा जो है 75 डेज चली थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर। फर्स्ट वर्ल्ड वार और रशियन एम्पायर में स्थिति ये थी कि पहले विश्व युद्ध में जब 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो रसिया ने अपनी सेना को लगाया कहाँ, ईस्टर्न पोर्शन पे
ईस्टर्न पार्ट पे और वेस्टर्न पार्ट पे। तो वेस्टर्न पार्ट के लोग जो थे, वेस्टर्न पार्ट पे जो सोल्जर्स लगे हुए थे, वो तो खाइयों में छुप छुप करके कहीं कहीं से वार करते थे, और जो ईस्टर्न में थे वो सीधे ही जाते थे। मतलब रसिया के ढेर सारे सैनिक जो है वो मारे गए, और सैनिक होते कौन से थे? वही मजदूर वर्ग के लोग भी सैनिक ही हुआ करते थे। और इतना लोग मारे गए, तब लोगों ने जार निकोलस सेकंड का विद्रोह कर दिया, और जार निकोलस सेकंड का विद्रोह कर दिया तो जो है अक्टूबर रेवोल्यूशन हुई थी ब्लडी संडे से, ठीक है। ब्लडी संडे जब राजमहल के पैलेस के सामने सब लोग इकट्ठे हो गए, तो राजा ने आदेश दे दिया कि जो है गोपन के नेतृत्व में सब राजमहल के सामने इकट्ठे हुए पैलेस के सामने, तो राजा ने आदेश दे दिया, संडे का दिन था और सारे लोगों को खत्म कर दिया गया। वो अक्टूबर रेवोल्यूशन थी 1917 की। और उसके बाद फरवरी रेवोल्यूशन हुई। ये एक रिवर थी जिसका नाम था नेवा। नेवा रिवर के दोनों तरफ, मतलब लेफ्ट राइट और राइट साइड, एक साइड में जो है वो ये रहते थे, कैपिटलिस्ट रहते थे, उनका जीवन बहुत लग्जीरियस होता था, एकदम लग्जीरियस जीवन जीते थे, और दूसरी तरफ जो है मजदूर होते थे, और मजदूरों का जीवन एकदम घटिया किस्म का था। तो एकदम उसमें ये मजदूर जो है क्या किए कि इनमें से कुछ मजदूरों को काम से निकाल दिया गया। जब काम से निकाल दिया गया, तब तक कार्ल मार्क्स का और रॉबर्ट ओवन और एंजल्स का प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि इन मजदूरों ने स्ट्राइक कर दिया। और इन मजदूरों ने स्ट्राइक कर दिया तो ऑन द संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया, और पॉलिटिशियन स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर्स, ठीक है। तो फिर ये सब ड्यूमा को सस्पेंड करके इन लोगों को हटा दिया, और फिर इन लोगों ने एक रिवोल्ट कर दिया, ठीक है। आफ्टर द फरवरी रेवोल्यूशन, इसके बाद इसको बढ़ाने के लिए आता है व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन आता है। व्लादिमीर लेनिन ने सोशलिज्म की नींव डाली, और उसने क्या किया, अप्रैल थीसिस पे 3 डिमांड की। अप्रैल थीसिस किया उसने और 3 डिमांड्स की, और वो 3 डिमांड, ऑल द 3 डिमांड्स किसके बेस में थी? फार्मर्स, पीजेंट्स और वर्कर्स। इनके बेस पे वो 3 डिमांड करता है, और 3 डिमांड कर करके वो इन लोगों को आज़ादी दिलाने की कोशिश करता है, डिमांड करता है, और आज़ादी दिलाने की कोशिश किया। और फिर जो है मेंशविक बोल्शेविक में था, और मेंशविक जो है कंट्री साइड थे। बोल्शेविक और मेंशविक 2 थे। बोल्शेविक दल का नेता जो है लेनिन था। द रेवोल्यूशन आफ्टर अक्टूबर 1940, ठीक है। ये आपका व्हाट चेंज आफ्टर द रेवोल्यूशन, क्या हो जाता है? सिविल वार होता है। इसके बाद जो पावर होती है, वो लेनिन के बाद पावर जो होती है वो आ जाती है स्टालिन के हाथ में। स्टालिन ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। लेनिन ने किया था अप्रैल थीसिस, और स्टालिन ने किया था, क्या किया था? कलेक्टिवाइजेशन। कलेक्टिवाइजेशन में उसने क्या किया कि ऑल द लैंड्स वर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। जो उस समय सरकार बनी हुई थी, क्योंकि जार निकोलस का समय खत्म हो गया, अब सरकार कैसी बनी? सोशलिज्म की सरकार बनी। सोशलिज्म की सरकार जो बनी, तो उसने क्या किया, सारे खेतों को इकट्ठा कर लिया, क्योंकि किसी के पास कम थे, किसी के पास ज़्यादा थे, ऐसे में समाज में असमानता थी। तो उसने क्या किया, सबकी खेती इकट्ठा कर लिया, और इकट्ठा करने के बाद उसका मानना ये था कि सब लोग इस पे खेती करेंगे, और जो पैदा होगा, प्रोडक्शन जो पैदा होगा, उस प्रोडक्शन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ऑल द पीपल, सब लोगों के बीच में बांट दिया जाएगा। तो ये स्टालिन का कार्यक्रम भी सफल रहा और लेनिन का भी सफल रहा। तो रशियन रेवोल्यूशन में 4-5 लोगों का नाम याद रखना है। पहले रॉबर्ट ओवन, दूसरा कार्ल मार्क्स, तीसरा लांस एंजिल्स, चौथा लेनिन, और 5वां स्टालिन। इन लोगों ने मिल करके वहाँ पे रसिया में क्या लाई? सोशलिज्म लाए। अब रसिया के लोगों को जो है वो लाइक हो गया पूरा। रसिया ने फिर बाद में पूरी दुनिया के जितनी भी कंट्रीज हैं, सब ने रसिया की स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन किया। पूरी दुनिया के लोगों ने रसिया के तरह, ये देखिए द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, तो रसिया की तरह सोशलिज्म जो पार्शियलिटी थी, उस पार्शियलिटी को खत्म कर दिया गया। कैपिटलिस्ट, पूंजीपति, उद्योगपति
और जो वर्कर्स के बीच में एक संघर्ष था वो संघर्ष खत्म हो गया, और उस संघर्ष के खत्म होने के बाद समाज कैसा आया, इक्वल, ईच एंड एवरी पर्सन इज इक्वल। ये रशियन रेवोल्यूशन में दिखाया गया आपको, और पूरा रशियन रेवोल्यूशन की नकल करके पूरा रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, सब हमारे देश ने भी लिखा है, तमाम लोगों के इसमें विचारधाराएं हैं। तो रशियन रेवोल्यूशन वाज आल्सो इम्पोर्टेंट। A very short summary was a Russian revolution I have told you, although this is a very big chapter, but in a very little time I can explain this. So thank you guys.